हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बंक टू ब्रेन्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 एंड 4 ऑफ कंप्यूटेशनल मेथड विच इज CM। सो दोनों यूनिट बहुत आसान है, बट इफ आई टॉक यूनिट 4 इज अ लिटिल बिट मोर ट्रिकी एज वेल एज लेंदी। इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत लेंदी होते हैं और ट्रिकी होते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट यूनिट 3, इट इज द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट। इसमें बस एक चीज तुम्हें आनी चाहिए, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बेसिक्स। ठीक है, तो पहले यूनिट 3 से हम स्टार्ट करते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड। जो सबसे पहली चीज तुमने इसमें सीखनी है, इसमें बेसिकली मैट्रिक्स के मेथड ही है कि किस किस मेथड से तुम सोल्यूशन ढूंढ सकते हो लीनियर इक्वेशंस के, जो कि तुमने पढ़ा भी होगा पहले अपने 12th में, जब हमने मैट्रिक्स पढ़ा था कि इक्वेशंस के सोल्यूशंस निकलते हैं, तो उसी के मेथड है। द फर्स्ट मेथड वी विल बी डिस्कसिंग इज गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड से निकलते क्या क्या है सोल्यूशन। इसमें पहली चीज ये बोलता है कंसीडर्स द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये इसने तीन इक्वेशंस ले ली, रिटर्न राइट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ए एक्स इक्वल्स टू बी। और उसके बाद हमें उसका बनाना है ऑग्यूमेंटेटेड मैट्रिक्स, दैट इज सी इक्वल्स टू ए रेशियो बी। अब ऑग्यूमेंटेटिव मैट्रिक्स आखिरकार भैया है क्या, कैसे बनाना है, क्या करना होता है। Transform of augmentative matrix into an upper triangular form and find equation corresponding to the upper triangular matrix। भैया कुछ समझ नहीं आया, ऑग्यूमेंटेटिव मैट्रिक्स आखिरकार है क्या। चलो एग्जांपल से समझते हैं कि गॉस एलिमिनेशन को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ये हमें तीन इक्वेशंस दे रखी है। ठीक है, तीन इक्वेशंस है, इसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये तो आता होगा, यहाँ से हमने 2 ले लिया, फिर 1 ले लिया, फिर 1 ले लिया, कोफिशिएंट्स लेने -1 1 1। फिर यहाँ से हमने 3 ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया, 1 ले लिया, और फिर यहाँ पे 962। ठीक है, तो ये ए एक्स इक्वल्स टू बी बन गया। ऑग्यूमेंटेटिव मैट्रिक्स में केवल हमें ए और बी को रखना होता है, तो हम ए रखेंगे, बी रखेंगे, तो ये इसका ऑग्यूमेंटेटिव मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद हमें इसे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में लाना है। अपर ट्रायंगुलर, जैसे कि यहाँ पे मैं पढ़वा देता हूँ, ट्रांसफॉर्म द आर्गुमेंटिव मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। अब अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होती है भैया, हमें अपर ट्रायंगुलर फॉर्म भी आप एक बार बता दो कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होती है, लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होती है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि अपर ट्रायंगुलर कौन सी होती है या लोअर ट्रायंगुलर कौन सी होती है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ साइड में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में समझो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स है, अगर 4 एलिमेंट्स आपके पास है, तो आपकी मैट्रिक्स कुछ ऐसे फॉर्म होगी। जब आपकी मैट्रिक्स कुछ ऐसे फॉर्म होती है तो इसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जब आपकी मैट्रिक्स लोअर में होती है, तो इसका सेम, बस ये सेम पैटर्न आपका जो यहाँ पे है वो यहाँ पे बन जाता है। तो वो आपका क्या हो जाता, जो वो क्या हो जाता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बस यही दोनों में डिफरेंस है। तो हमें इसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। तो अगर इसका हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे नीचे जीरो लाने पड़ेंगे। यहाँ तीनों प्लेसेस पे हमें जीरो लाने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें रो शिफ्टिंग और कॉलम शिफ्टिंग आनी चाहिए। रो और कॉलम शिफ्टिंग। ठीक है, अब R1 और R2 को हम शिफ्ट कर देंगे। अब R1 R2 को हमने शिफ्ट क्यों करा, जब भी हम गॉस एलिमिनेशन लगाएंगे, हम फर्स्ट कॉलम पे 1 रखना चाहेंगे। फर्स्ट कॉलम में हमेशा 1 आएगा, इसलिए हम 1 को ऊपर रखते हैं। और दूसरा रीजन ये भी है कि 9 हम इधर सबसे बड़ा है, इसलिए भी हम उसको ऊपर रखते हैं। उसके बाद इधर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करना स्टार्ट करा, क्योंकि हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है 0 0 0। तो जो पहले आपने ऑपरेशन लगाया वो था R2 R2 माइनस 2 R1। तो जब आपने परफॉर्म किया तो यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद R3 में भी जब आपने R3 माइनस R1 लगाया तो 0 आ गया। फिर आपने R2 और R3 को स्विच कर दिया। जैसे ही आपने इसको स्विच किया तो मैट्रिक्स कुछ ऐसी बन जाती है। इसके बाद R3 पे ऑपरेशन परफॉर्म किया और आपकी फाइनल मैट्रिक्स ये बन जाती है। अब देखो ये बन गया हमारा लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे 1 भी है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमें बस इसको सॉल्व करना है। अब भैया इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पे अब हमको क्या मिल गया, हमारा जनरल इक्वेशन ये है x, ये y, ये z। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। उसके बाद -2y इक्वल्स टू -4, क्योंकि बाकी 0 0 है। फिर
2z = 6, तो यहाँ से z और y की वैल्यू आ गई, z और y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू आ गई, तो आपकी टोटल आंसर की वैल्यू आ गई। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस मैट्रिक्स का ऑपरेशन आने चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तीन इक्वेशन दे रखी है, तीनों का ए एक्स बी बनाया हमने, ऑगमेंटेटिव मैट्रिक्स में ए रेशियो बी लिखा हमने। उसके बाद क्या स्टार्ट करा हमने, परफॉर्मिंग। यहाँ पे हमें क्या लाना है, हमें वन को टॉप पे लाना है, तो R1 इंटरचेंज टू R3, R3 नीचे आ गया, R1 ऊपर आ गया। पहली चीज डन हो गई, हम वन को टॉप पे ले आए, ठीक है, A11 यहाँ पे हम ले आए, तो ये चीज डन हो गई। उसके बाद हमने इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करा, R2 माइनस 3R1, और उसके बाद R3 माइनस 2R1, तो ये दोनों जीरो हो गए। उसके बाद जब हमने R3 पे वापस ऑपरेशन परफॉर्म किया, 10R3 माइनस 9R2, तो ये लोअर ट्रायंगल फॉर्म हो गया, अपर ट्रायंगल फॉर्म हो गया, जो कि हमें चाहिए था। उसके बाद सिमिलरली ये पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल्स टू 16, माइनस 10y माइनस 24z इक्वल्स टू माइनस 30 एंड 46z इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई। पूरे इसमें आप पूछोगे भैया कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑपरेशन में, जैसे 3 2 R2 माइनस 3R1 करना है, कैसे करना है। तो तुम्हें बस ये सोचना है कि तुम्हें जीरो लाने के लिए उसको किस चीज से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन में ले जाना है, क्या ले जाना है। यहाँ पे तुम्हें कई बार ऐसा भी हो सकता है फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े, तो वो तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस हिसाब से तुम्हारी प्रैक्टिस के साथ साथ वो चीज आ जाएगी। ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेना ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाएगी कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सेम मेथड इधर फॉलो होंगे। अब एक कंसेप्ट आता है कि हम गॉस एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर रहे हैं, बट पार्शियल पिवटिंग से। अब भैया पार्शियल पिवटिंग क्या नई चीज ले आए आप। पार्शियल पिवटिंग कुछ नहीं है, जिस भी इक्वेशन का हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा हम उसको ले लेते हैं हमारी पिवट इक्वेशन। ठीक है, क्या ले लेते हैं हम उसको, हमारी पिवट इक्वेशन। अब जैसे इन तीनों इक्वेशन में हाईएस्ट नंबर क्या था, 14 था, -17 और 7 में से सबसे बड़ा क्या है, 14। तो ये इक्वेशन वन क्या होगी, हमारी पिवट इक्वेशन। अब हम पिवट इक्वेशन में लगाएंगे एलिमिनेशन, एलिमिनेटिंग x फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 यूजिंग इक्वेशन वन। अब हमें x को गायब करना है, ये एलिमिनेशन मेथड है, ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो इसको एलिमिनेट करेंगे हम यूजिंग मल्टीप्लीकेशंस। इधर हमने 2 से ऐड कर दिया, इधर 5 से, तो ये x हट जाएगा, केवल y रह जाएगा। अगेन क्योंकि हमें नीचे वाली इक्वेशन में भी करना था, सेम 5 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारी इक्वेशन 5 आ गई। अब ये जो इक्वेशन 4 और 5 हमारी आई है, इन दोनों का जब हम यूज करेंगे, क्योंकि दोनों y और z है, y और z है, तो इधर z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। और इसको जब हम इक्वेशन y और z को हम इक्वेशन नंबर 1 पे डालेंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, x की भी वैल्यू आ जाएगी। तो पिवट में कुछ नहीं करना, जो मैक्सिमम कोफिशिएंट है उसको लेके एलिमिनेशन मेथड लगा दो और तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब फुल पिवटिंग क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ पिवटिंग में फुल पिवटिंग क्या होती है। फुल पिवटिंग में क्या करना पड़ता है, सेम मेथड, वी सिलेक्ट अ पिवट इक्वेशन, पिवट इक्वेशन ली, उस पर तुमने एलिमिनेशन लगाया। अब जब तुमने एलिमिनेशन लगाया तुम्हारे पास एक इक्वेशन आई, फिर तुमने एक और इक्वेशन निकाली, उस इक्वेशन को सॉल्व करके तुमने y और z में उसको कन्वर्ट किया, और उस y z को सॉल्व करके तुमने एक पिवट इक्वेशन बनाई। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक बार वापस समझा दो। देखो स्टेप वन में हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेप वन में हमने ये किया कि हमने इक्वेशन वन और टू को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। जब हमने उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो हमारे पास वो टर्म आ गई y और z की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन 3 और 2 को लिया, उसको भी ये सेम जब हमने सॉल्व करा तो वो आ गई y और z की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 4 और 5 को लेंगे और पिवट इक्वेशन को लेंगे। अब जब हम इन तीनों को लेते हैं हम देखते हैं यहाँ पे भी जो मैक्सिमम है वो तो ये वाली इक्वेशन है 18 वाली। तो अब हम इस सेकंड इक्वेशन को पिवट ले लेंगे, यहाँ पे वही उसने कहा अगेन वी चूज द पिवट इक्वेशन। सेम yz को सॉल्व करो तो ये आ गया। तो जब तुम अब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास अब जो वैल्यूज आएगी तो तुम्हारे पास डायरेक्ट z की वैल्यू आ जाएगी। अब इस z को तुम पुट करो इक्वेशन नंबर 4 पे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और इस y को जब तुम इनिशियल इक्वेशन में करोगे तो तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो पिवटिंग में तुम्हें कुछ नहीं करना,
तुम्हें बस एलिमेंट्स में वैल्यू पुट करनी है। भैया कौन सा एलिमेंट्स में वैल्यू पुट करनी है? उस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का उसे वाई जेड की फॉर्म में ले आओ। वाई जेड की वैल्यू निकाल के इनिशियल कंडीशन ऑफ एक्स में पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब कंप्लीट पिवटिंग भैया, कंप्लीट पिवटिंग में क्या करना पड़ेगा हमें? सेम पहले इक्वेशन लिखो, उसकी ऑगमेंटेटिव मैट्रिक्स बनाओ। इसमें वही चीज तुम्हें याद रखनी है पहले कि यहाँ पे जो भी तुम्हारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा, इस पूरी इक्वेशन का जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो फर्स्ट कॉलम में आएगा, वो A11 में आएगा मैट्रिक्स के जो मैक्सिमम है। एज वी नो दैट इन अ कंप्लीट पिवटिंग we suggest the biggest number in A matrix it should be on the first place। तो जो इस मैट्रिक्स में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो फर्स्ट प्लेस पे होगा, इसलिए हमने कॉलम को स्विच करा और यहाँ पे जब हमने उसे स्विच करा तो 4 टॉप पे आ गया। उसके बाद सेम जनरल, तुम बस ऑपरेशन परफॉर्म करते जाओ और तुम्हारी इक्वेशंस बनते जाएगी। और जैसे ही अपर ट्रायंगुलर फॉर्म हुआ तुमने इक्वेशंस को लिख लेना है, और जैसे ही अपर ट्रायंगुलर फॉर्म हुआ तुम्हारे पास z की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी। तो तुम्हें बस कंसेप्ट इसमें क्या याद रखना है फुल पिवटिंग में, कि तुम्हें जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो तुम्हें फर्स्ट प्लेस पे रखना है और उसके बाद बस रो एंड कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं। अब गॉस जॉर्डन मेथड क्या है भैया? ये अभी तो एलिमिनेशन पर था, अब गॉस जॉर्डन क्या है? गॉस जॉर्डन मेथड भी कुछ नहीं, सेम ax इक्वल्स टू b लिखोगे तुम, जो भी तुम्हें मैट्रिक्स दे रखा है। ये बेसिक स्टेप है, ये हर जगह करना ही है। ऑगमेंटेटिव मैट्रिक्स बनाओगे, बनाना ही है वो सब में। उसके बाद क्या करना है तुमने? सेम नाउ आर एम इज टू कन्वर्ट आई इनटू अ आई यूनिट मैट्रिक्स, कि हमें इसको एक यूनिट मैट्रिक्स में बनाना है। यूनिट मैट्रिक्स का होता है जहां पे हर एलिमेंट वन 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 होता है, तो वो मैट्रिक्स बनाना है। तो बस अब लग जाओ उसके लिए ऑपरेशंस परफॉर्म करने लग जाओ। जैसे जैसे तुम ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे वो सॉल्व होती रहेगी। अब जॉर्डन में एक चीज होती है, क्योंकि तुम्हें यूनिट मैट्रिक्स में बनाना है, यूनिट मैट्रिक्स बनानी टफ होती है, इसलिए हम यहाँ पे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं ताकि वो जल्दी बन जाए। जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा 1/12 R3, ऐसे हम बहुत जगह यूज करते हैं ताकि अल्टीमेटली यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म हो पाए और हमारा आंसर आ पाए। अब जैसे यहाँ पे अल्टीमेटली हमने यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म कर दी। यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है हमारी, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं हम इसको, डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म हो गई हमारी। और जैसे ही हमारी यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म होती है, अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स पे? डायगोनल मैट्रिक्स पे हमें दिख रहा है कि हमारी डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो जब हम इसको हम कंपेयर करेंगे अपने एक्स वाई जेड से तो वो आ जाएगा 1 3 5, और उसी से हमारी वैल्यू आ जाएगी x1 y3 और z5। तो कुछ नहीं करना, उसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो और एक्स वाई जेड से कंपेयर कर दो तो तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन लिखा, ए बी में लिखा, ऑगमेंटेटिव मैट्रिक्स बनाया उसका। उसके बाद जो इसको क्या करना है, तुम्हें कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। ये कौन से मेथड से? अगर तुम्हें इसको गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो सेम एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे तो ऑपरेशंस लगाओ, उसको अपर ट्रायंगुलर में लाओ और z और एक्स वाई की तीनों की वैल्यू ले आओ। अब इसके बाद कुछ इक्वेशंस होती है जिसका तुम सम निकालने में थोड़ी और या सोल्यूशन निकालने में दिक्कत होती है। सो दिस इज अ मेथड, जो क्रॉस मेथड होता है, दिस इज अ मेथड विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ये क्या कहता है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये इसने बोला था। अब इसका मतलब क्या भी है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहना क्या चाह रहे हो? देखो इधर ये जो तुम्हें a इक्वल्स टू एल यू लिख रहा है, एल इज फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यू इज फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म होता है तो जीरो जो है वो यहाँ पे आते हैं, और जब अपर फॉर्म होता है तो यहाँ आते हैं। ये तो अभी तक समझ ही गए होंगे। और इन जब तुम दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो तुम्हारे पास ये फॉर्म आती है मैट्रिक्स की। ठीक है,
अब इस मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अब A11 है जो वो L11 के इक्वल है, A12 इसके इक्वल है, A13 इसके इक्वल है, A21 इसके इक्वल है, A22 इसके इक्वल एंड सो ऑन। अब भैया इससे हमें मिला क्या, इससे बस तुम्हें कुछ नहीं मिला, इसको तुम्हें बस इक्वेट करते रहना है और उससे आंसर आ जाएंगे। कैसे भैया, देखो एक तो पहली चीज का रट्टा मत मारना यहाँ से, बस एक लोअर बनाओ एक अपर बनाओ और उसको मल्टीप्लाई कर लेना पेपर में भी, तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रहेगा। अगर अब मैं क्वेश्चन दिखाऊं तुम्हें, ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये तुमने लिख लिया। अब ए इक्वल्स टू एल यू फॉर क्रॉस मैट्रिक्स क्रॉस सोल्यूशन, ए इक्वल्स टू एल यू। अब जब तुमने इसको लिखा, अब कंपेयर करने लग जाओ, टू इक्वल्स टू L11, तो L11 की वैल्यू मिल गई। अब L11 U12 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ऐसी इन सबकी पहले वैल्यूज लिख लो। जब तुम इसकी वैल्यूज लिखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि कुछ की वैल्यूज मेरे को पता है और कुछ की मैं सब्सटीट्यूट करके निकाल सकता हूँ। तो उसकी वैल्यूज एक दूसरे में सब्सटीट्यूट करने लग जाओ, और जब तुम इसे सब्सटीट्यूट करोगे, नॉर्मली सॉल्व करोगे, तो तुम्हारे पास हर एक की वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर किसी की तुम्हारे पास नहीं आ रही, तो उसको सब्सटीट्यूट कर दो लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। और जब तुम उसे लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे सब्सटीट्यूट करोगे और उसको वैल्यूज को पुट करोगे, L1 U1 जितनी भी वैल्यूज थी, और उसको जब तुम पुट करोगे वहां पे, ये जब तुमने इसको पुट करा इसकी वैल्यूज को सबको, तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें दिखेगा कि जो वैल्यूज तुम्हें नहीं भी मिल रही थी उसके भी तुम्हें आउटपुट मिल जा रहे हैं। ये यहाँ पे ये थोड़ा लंबा मेथड है पर इट्स अ इजी मेथड। एक्स वाई जेड की तीनों की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि इसमें पूछा था सॉल्व दिस क्रॉस मेथड, और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा, हर एक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, सॉल्व इक्वेशन 1 2 3 एंड कॉलम रोज की। कैसे सॉल्व किया भैया, हमने हमने लेफ्ट एल और यू दोनों के एलिमेंट्स देख लिए, उसके बाद उसको हमने किससे कंपेयर करा, 968। भैया 968 कहाँ से आ गया, 968 तुम्हारा यहाँ पे, ये तुम्हारा 968 है, ठीक है। और ये एक्स वाई जेड तुम्हारा ये है एक्स। अब ये बोलोगे भैया देखो ए एक्स इक्वल्स टू बी होता है, ए को क्या लिख सकते हैं, एल यू एक्स है इक्वल्स टू बी, एल यू एक्स। अब तुम्हें एल यू की वैल्यू कैसे पता है, एल यू की तुमने निकाली है, एक्स की क्या है, एक्स को तुम्हें पता है एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड की जगह इसने यहाँ पे y1 y2 y3 ले लिया, और उसकी जगह यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज थी 968 ले ली। अब जब इसने ये ले ली तो तुम्हें y1 y2 y3 पता चल गया। अब जब तुमने y1 y2 y3 पुट करा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 पे, तो तुम्हारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब जब तुमने ये वैल्यूज डाल के देखा तो तुम्हारे पास z की वैल्यू आ गई, और एक बार z की वैल्यू आ गई तो बाकी की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली क्राउच मेथड पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, सेम मेथड पे। फिर आता है डेलॉट डॉलिटल मेथड। कुछ नहीं करना, सेम इसके बस स्टेप्स याद रखने हैं हमको कि स्टेप्स क्या है क्या है। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज ए एक्स इक्वल्स टू बी, डिकम्पोज ए एज एल यू, जो मैं पीछे दिखा रहा था कि तुम ए को एल यू की तरह भी लिख सकते हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड पुट यू एक्स इक्वल्स टू वाई एंड एल वाई इक्वल्स टू बी। तो जो यू एक्स होगा उसको हम एज वाई लिखेंगे और एल वाई इक्वल्स टू बी को। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ए एक्स बी हमें दे रखा है, ऐसे बनेगा ए इक्वल्स टू एल यू, ये हमें पता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होता है, अपर ये होता है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये सेम जैसे क्रॉस मेथड में हमने करा था, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी ए ईच एंड एवरीथिंग की। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यू ये बनी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यूज ये बनी है। तो एल यू एक्स इक्वल्स टू बी जैसे अभी ऊपर बताया, तो तुम ये लिखोगे, ये वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आएगी। और इस 2 इक्वेशन को जब तुम देखोगे ध्यान से तो तुम्हें दिखेगा कि ये जो पूरी मैट्रिक्स फॉर्म हुई है, इसको तुम और भी कैसे लिख सकते हो, और क्या तरीके है जिससे तुम इस मैट्रिक्स को लिख सकते हो। अभी मैंने बताया था कि एल यू एक्स में यू एक्स को तुम y लिख लोगे, एल तो एज इट इज रहेगा, तो तुमने उसको लिख दिया y1 y2 y3 इक्वल्स टू 5 6 8। अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये 3 इक्वेशन बनेगी,
और इससे y1 y2 y3 की वैल्यूज निकलेगी। अब जब y1 y2 y3 की वैल्यूज निकल जाएगी तुम्हारी, तो उससे क्या होगा हमें फायदा, जैसे ही y1 y2 y3 की वैल्यूज हमें पता चली, तो तुम x y और z की वैल्यू से उसको इक्वेट कर देना, तो तुम्हारी x y z की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे y1 y2 y3 की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि ux इक्वल्स टू y था। ठीक है, तो वो जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारी वैल्यूज आ जाएगी एक्स वाई जेड की। अब सेम ये मेथड एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करके देख लेना, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद एक आता है चॉलेस्की मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है, फर्स्ट ए एक्स इक्वल्स टू बी, उसको तुम करो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई। समझ रहे हो कि मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि तुम उसको एल और यू से ही कर रहे हो एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे लोअर और अपर को, तो ये बनेगा इसकी फॉर्म। तो भैया इसमें याद क्या रखे, बेसिक कंसेप्ट याद रखो कि तुम्हें बेस इक्वेशन क्या है, इसमें क्या है लोअर और अपर, सॉरी इसमें क्या है लोअर और लोअर का ट्रांसपोर्ट चॉलेस्की में। तो वही तुम्हें लिखना है, लोअर और लोअर का ट्रांसपोज। तो लोअर ये बना है, लोअर का ट्रांसपोज ये बना है, इसका मैट्रिक्स ये बन गया हमारे पास। उसको इक्वेट करना है हमें ए से, जो कि गिवन इन क्वेश्चन है। तो उससे हमारी सारी L21 L22 L21 जो भी है सबकी वैल्यूज मिल जाएगी। तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा जो हमें चाहिए, ए एक्स इक्वल्स टू बी। और ए को क्या लिख सकते हैं हम, एल एल ट्रांसपोज, अभी पीछे पड़ा था। तो एल एल ट्रांसपोज एक्स इक्वल्स टू हमारी इक्वेशन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएंगी। और इसको एक्स बाय जेड को हम क्या लिख सकते हैं इधर, क्योंकि अभी हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम स्विच कर देंगे। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि हम इसको स्विच कर रहे हैं। अब इसको हम स्विच कैसे करेंगे, और भैया इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉलम्स को रोज में शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे ये 1 2 3 है, इसको हम स्विच करके यहाँ पे कर देंगे। तो ये 1 2 3 यहाँ हो गया, 0 2 3 यहाँ हो गया, और ये 0 0 3 यहाँ पे हो गया। सो बस हमने कॉलम स्विच करे, इसलिए यहाँ पे y1 y2 y3 आ गया, और इधर x एज इट इज। तो y1 y2 y3 की वैल्यूज आ गई, और जैसी उसकी वैल्यूज आती है तो हमारी x y z की वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंगली आ जाती है। ठीक है, तो तुम्हें बस ये याद होना चाहिए कि कैसे इसकी इनिशियल कंडीशन फॉर्म करनी है, और उसके बाद आगे का तो तुम्हें समझ आ ही गया है कि y1 y2 y3 हमने क्यों ली है और कैसे लेने के सॉल्व करने हैं। तो ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, ताकि एक बार प्रैक्टिस हो जाए इस पूरे सब्जेक्ट की। और इसी के साथ ये यूनिट खत्म हो जाएगी। तो इस यूनिट में तुमने गॉस एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में क्या करना होता है, गॉस जॉर्डन में क्या करना होता है, इन दोनों में मेन डिफरेंस, और पिवटिंग कैसे यूज होते हैं, ये कर लेना। तो तुम्हारा एक 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पक्का है ही। उसके बाद चॉलेस्की, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते ही आता है। और जो बाकी 2 मेथड मैंने करवाए क्रॉस मेथड के, क्रॉस मेथड कैसे सॉल्व होता है, क्रॉस मेथड भी एक बार देख लेना, ताकि तुम्हें पता रहे कि लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सॉल्व कैसे हो सकता है। इस पूरी यूनिट में अच्छा स्कोर करने के लिए तुम्हें एक चीज आनी चाहिए, मैट्रिक्स में ऑपरेशंस यूज करना। सो अगर किसी को ऑपरेशंस नहीं आते यूज करने, 12th के कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लेना और ऑपरेशन सॉल्व कर लेना, ताकि तुम्हारे उसमें नंबर ना कटे। तो अगर तुम चॉलेस्की क्रॉस और ये एलिमिनेशन वाला भी मेथड करके चले जाते हो, तो तुम्हारे आराम से इस पूरी यूनिट में 10 नंबर तो कहीं नहीं गए। ठीक है, तो ये होती है यूनिट 3 हमारी कंप्लीट यहाँ पे। अब बचती है हमारी यूनिट 4। यूनिट 4 जो है वो 3 4 मेजर टॉपिक में डिवाइडेड है। पर क्यों मैं इसको बहुत ट्रिकी बोलता हूँ, और क्यों मैं बोलता हूँ कि यूनिट 4 बहुत लंबी ट्रिकी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आसान है, पर क्योंकि ये लेंदी और एरर ऑफ चांसेस ऑफ एरर बहुत ज्यादा है, इसलिए ट्रिकी बन जाती है। अब जैसे यहाँ पे हम पहला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है टेलर सीरीज। अब हम सबने टेलर सीरीज बहुत बार पढ़ चुके हैं थ्रू आउट इंजीनियरिंग अभी तक। वही सेम चीज है, बस इस टेलर सीरीज को सॉल्व कैसे करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स, न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, हमें उसके मेथड देखने।
अब ये जनरल इक्वेशन है फॉर अ टेलर सीरीज, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है किसी के लिए भी, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व dy बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई स्क्वायर गिवन y नॉट इक्वल्स टू 1 एंड फाइंड y01 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। अब इसको टेलर सीरीज से कैसे सॉल्व करा जा सकता है, वो ऐसे कि हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले इसमें चेक करेंगे वाई एक्स, ये जो टेलर सीरीज दे रखी है हम उसी को चेक करेंगे कि वाई नॉट प्लस एक्स माइनस नॉट वाई डेरिवेटिव नॉट प्लस एक्स माइनस ये सेम एज इट इज हम लिखेंगे यहाँ पे जो कि है। और एक्स नॉट जीरो कैसे भी है आपको कैसे पता है, यहाँ पे देखो वाई नॉट सॉरी वाई जीरो इक्वल्स टू 1 है, ये जो जीरो है यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू है तो इसलिए एक्स की वैल्यू जीरो है। और वाई नॉट भैया हमने 1 कैसे ले लिया, क्योंकि यहाँ पे भाई वाई नॉट की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, ठीक है। तो वाई नॉट की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, एक्स नॉट की वैल्यू हमें 0 दे रखी है यहाँ पे। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इससे हमें पता चल रहा है कि इनिशियली टेलर सीरीज की पहली इक्वेशन क्या बनेगी। तो तुम बेस कंडीशन लिखो टेलर सीरीज की, तो ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। अब इसके बाद भैया इसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, इसके बाद तुम्हें ये करना है कि y नॉट जब 1 है ना, इस y नॉट इक्वल्स टू 1 पे ही तुम्हें इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करोगे, तुमने जब इसको टेलर सीरीज में डाला तो टेलर सीरीज में डालने के बाद तुम्हारे पास जो इक्वेशन आई वो कुछ ऐसी आई, y नॉट प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल वाई ट्रिपल नॉट प्लस और ये सो ऑन, एक सेकेंड, एंड सो ऑन, ये कैरी ऑन करता रहेगा। अब इधर क्या करना है, वाई नॉट जब 1 होगा तब क्या होगा, जो y फैक्टोरियल है वो निकालो पहले। अब y फैक्टोरियल कैसे निकालोगे तुम, पहला इसका डेरिवेटिव निकाल दो। इसका डेरिवेटिव है x माइनस वाई स्क्वायर नॉट, अब x की वैल्यू क्या है 0 माइनस वाई नॉट स्क्वायर, तो ये आ गया -1। सिमिलरली y का डबल डेरिवेटिव निकालोगे, उसकी वैल्यू आएगी, x है नहीं यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आएगी 3। सिमिलरली ट्रिपल डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आएगा 8, अगर 4 बार निकालोगे तो आएगा 34, एंड देयरफॉर इसमें जब तुम इसको 4 बार पुट करोगे तो इसकी इक्वेशन की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। और अब इसने क्या पूछा था कि हमें निकालनी है y 0.2 पे, तो x की वैल्यू जब तुम 0.2 पुट करोगे तो ये आएगा 0.9138। अब तुम्हें लगेगा भैया इसमें दिक्कत क्या है, तो बहुत आसान था। दिक्कत ये है कि जब पेपर में तुम ये चीज सॉल्व कर रहे होंगे तो पॉइंट पॉइंट की भी गलती हो जाती है। अब इसमें तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि पहले उसका डेरिवेटिव निकालना है किस पे, जो तुम्हें इनिशियल बेस दे रखा है y का। उसके बाद जब तुम डेरिवेटिव निकाल लोगे तो जनरल इक्वेशन आएगी, उसके बाद उसमें जो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है उस पे पूरा आंसर निकालना है, तब जाके तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो टेलर सीरीज के लिए निकालने के लिए तुम्हें टेलर सीरीज याद होनी चाहिए, उसमें तुम्हें एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू बेस कंडीशन से पुट करके बस डेरिवेटिव सॉल्व करना है, तो तुम्हारी टेलर सीरीज सॉल्व हो जाएगी। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना ताकि ये क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाए। उसका अगला मेथड आता है पिकार्ड्स मेथड फॉर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही आता है। पिकार्ड्स की जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे बनती है, और पिकार्ड्स मेथड को यूज किस लिए करा जाता है, अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। अब जैसे कि हम ये क्वेश्चन देखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस वाई, ठीक है। अब टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है गिवन y नॉट इक्वल्स टू 0.9। हियर हमें क्या दे रखा है, पहले एफ एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, एक्स नॉट 0 ही है और y नॉट 0.9 है जो कि हमें गिवन है। अब इसे हम जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे उसमें हम y1 लेट करेंगे। अब y1 ये भैया फॉर्मूला कहाँ से आया, अभी ऊपर बताया, ये फॉर्मूला है पिकार्ड्स का, याद कर लेना। इसमें जब हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज तो हमारे पास इक्वेशन आएगी ये। अब अगली इक्वेशन में क्या करेंगे हम, अगली इक्वेशन में हम सेम चीज पुट करेंगे बट यहाँ पे बस हम n चेंज करते रहेंगे। अब भैया n है क्या आखिरकार, n यहाँ पे दिख रहा है y n-1,
और यहाँ पे वाई एन, इस इटरेशन को चेंज करते रहते हैं बस हम। अब वाई वन के बाद वाई टू के लिए निकालेंगे। वाई टू के लिए क्या कर रहे हो तुम, वाई नॉट सेम एक्स नॉट से एक्स जा रही है, और फिर सेम उस इक्वेशन को लिखोगे तुम। यहाँ पे तुमने बेस कंडीशन क्या लिखी थी, यहाँ पे एफ एक्स वाई नॉट रखी थी, यहाँ पे एक्स वन वाई वन रखी है। जो तुमने यहाँ पे बेस कंडीशन रखी है ना, यहाँ पे तुमने जो एक्स और वाई वन निकाला है ना, उसको तुमने यहाँ पे रखना है। ठीक है, उसके बाद तुम जब उसको रखोगे तो तुम्हारी इक्वेशन यहाँ पे आएगी। अब जब तुम एन थ्री रखोगे तो एक्स तो एज इट इज रहेगा, पर जो तुमने वाई टू यहाँ पे निकाला है ना, वो वाई टू बेस कंडीशन बन जाएगी यहाँ के लिए। समझ रहे हो? तो वो वाई टू जो तुमने निकाला है यहाँ पे, वो यहाँ पे आके बन जाएगा। तो टू एक्स माइनस ये जो तुमने पूरी 0.9 ये सब निकाला है, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा। क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी थी, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम इसको एक बार इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन जब हम सॉल्व करेंगे प्रॉपरली, तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो इसकी फॉर्म में आएगा, इक्वेशंस की फॉर्म में, जब हम उसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे। और हमसे पूछा था 0.9 पे, तो 0.9 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे y पे पूरे इंटरवल्स के साथ, तो ये आएगी। अब पता चल रहा होगा आधो को कि मैं क्यों बोल रहा था ये इक्वेशन थोड़ी और ये यूनिट थोड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आ रही है जो कि तुम्हें नई नहीं है और तुम्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि कौन सी वैल्यूज को कहाँ पुट करना है। अब पिकार्ड्स में तुम्हें क्या याद रखना है, बेस कंडीशन से, जैसे इधर जो बेस कंडीशन से तुमने y1 निकाला है n इक्वल्स टू 1 रख के, वो सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए बेस कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे। फिर जो y2 निकलेगा वो बेस कंडीशन बन जाएगी थर्ड y3 के लिए, एंड सो ऑन, ये कैरी ऑन करता रहेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसका खुद से सॉल्व करके देखना ताकि प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारी। इसका नेक्स्ट मेथड आता है यूलर्स मेथड। अब यूलर्स मेथड क्या बोलता है, अब यूलर्स मेथड का फॉर्मूला ये है, इसकी जो इक्वेशंस बनती है ये है, वेयर वाई एन वन ये होता है और वाई एन ये होता है। पहले तो इसकी भी फॉर्मूला शीट बना लेना ताकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर रहे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगता है। अब ये बोल रहा है सॉल्व डी वाई, ये इसने इक्वेशन दे दी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस वाई, एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 एंड एच इक्वल्स टू 0.01 यूजिंग यूलर्स मेथड। अब यहाँ पे मेथड मेंशन्ड है, और y x की वैल्यू कितनी वैल्यू पे बोल रहा है, 0.02। ठीक है, अब इसने x नॉट दे दिया, y नॉट दे दिया, इंटरवल दे दिया h। तो x1 क्या हुआ, क्योंकि इंटरवल दे रखा है, x1 ये हो गया, x2 क्या हुआ, ये हो गया। ठीक है, तो ये यूलर्स फॉर्मूला है, इसमें जब हम पुट करेंगे तो y1 आ गया, y2 में जब हम पुट करेंगे तो हमारा y2 आ गया। अब जब हमारे पास y2 आ ही गया है, जब इधर हमने वैल्यू पुट करी y2 की, तो हमारे पास ये आ गई। अब जब हम y2 की वैल्यू को फाइंड करना होगा तो वो क्या होगी, x प्लस टू एच, दैट इज इक्वल टू 0.02, क्योंकि 0.02 ही तो उसकी वैल्यू है। तो वो क्या आई हमारे पास, 0.201, क्योंकि इसने हमसे क्या पूछा था इनिशियली, फाइंड y इक्वल टू 0.02 पे कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब y 0.02 पे वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा मेरे को, पहले हमने क्या करा, हमने उसके इंटरवल चेक करे कि 0.02 पे x2 पे क्या होगा। पहले हमने y1 निकाला, फिर हमने y2 निकाला, फिर y2 को हम क्या लिख सकते हैं, x नॉट प्लस टू एच, तो वो आपके 0.02 पे वैल्यू आ गई। अब अगर एक और क्वेश्चन हम देखें, सिमिलरली ये इक्वेशन है, y नॉट दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, और हमें 0.1 पे निकालनी है। तो x नॉट y नॉट गिवन, x नॉट प्लस एच, x नॉट प्लस टू एच, x नॉट प्लस 3h, इसके इंटरवल्स बन गए हमारे। पहला आया 0.2, 0.04, 0.08, एंड देन वी जस्ट मूव फॉरवर्ड। तो हमारे हमने सिमिलरली इसमें निकाला y1, y2, y3, y4, y5, इन सब की वैल्यूज आई हमारे पास। अब इसमें हमने एक चीज पढ़ी है, वो क्या पढ़ी है हमने, वो है मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। कुछ यूलर मेथड में प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से मैथमेटिशियंस ने फाइंड करा देयर इज मोर एफिशिएंट वे फॉर फाइंडिंग यूलर्स मेथड्स आंसर,
और उन्होंने फॉर्मूला दिया मॉडिफाइड यूलर फॉर्मूला जो कि था ये। अब जब तुम ये फॉर्मूले को यूज करके आंसर, कंसेप्ट सेम है, इस फॉर्मूले को जब तुम यूज करके आंसर निकालोगे तो वो करेक्ट डेसिमल पॉइंट तक एक्यूरेसी बताएगा और इट इज मोर एक्यूरेट। अब समझो तुम्हें ये इक्वेशन दे रखी है, इसका तुम्हें यूलर्स मेथड से आंसर निकालना है। अब कैसे निकालोगे? x इक्वल्स टू 1.2, x इक्वल्स टू 1.4 पर निकालना है। x नॉट और y नॉट गिवन है, एफ एक्स वाई गिवन है, h गिवन है। x नॉट 1 है तो y नॉट निकाला, फिर y1 निकाला, और अब इसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई यूलर्स में पुट कर देंगे। y1 इक्वल्स टू y12, तो तुम्हारी y1 की वैल्यू आ गई, ये रहा। अब इस ये जो y1 आया है तुम्हारा, अब इस y1 को पुट कर दो करेक्टेड फॉर्मूला में, तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला जब तुम उसमें उसको पुट करोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। अगेन जब तुम इसको y12 के लिए अप्लाई करोगे, सेम यूलर्स फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो तुम्हें बस यूनिट 4 में फॉर्मूलेस पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव में लगेंगे कैसे। अब एक ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना ताकि खुद की भी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस। इसके बाद दो चीजें आती है, एक है ये रंगे कुत्ता मेथड फोर्थ ऑर्डर एंड रंगे कुत्ता मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर के आने के चांसेस बहुत कम है, आ सकता है उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, पर क्योंकि फोर्थ ऑर्डर इज मोर इम्पोर्टेंट और पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इधर फोर्थ मेथड पहले कराया है। अब रंगे कुत्ते मेथड में कुछ नहीं है, इट इज आइटरेटिव फॉर्मूला जिसमें तुम बार बार एक ही मेथड को रिपीट करते हो टू गेट द आंसर ऑफ योर डेरिवेटिव। इसमें हम यूज करते हैं के को। अब के है क्या, ये देखो, जब तुम्हें डिफरेंशियल दे रखा है उसको सेम वाई एक्स नॉट वाई नॉट गिवन होंगे, हमें कैलकुलेट करने हैं k1 k2 k3 k4। ठीक है, इन चारों के फॉर्मूला हमें गिवन है, ये चारों फॉर्मूले याद रखना क्योंकि ये तुम्हें याद रखे बिना सॉल्व ही नहीं होंगे। जैसे ही ये चारों तुम निकाल दोगे तो तुम्हें बस इसको k में डाल देना है, और k का फॉर्मूला ये होता है, जब तुम k निकाल दोगे फिर तुम्हारे पास वैल्यू आएगी फाइनल, जो कि इस फॉर्मूले से आएगी y1 इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस के। अब कहोगे भैया ये तो बहुत लंबा हो गया। हाँ भाई, ये क्वेश्चन 2 से 3 पेज का जाता है, बहुत लंबे क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, यूजिंग रंगे कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर डिटरमाइन y01 एंड y02 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस फॉर दिस इक्वेशन। अब इसने क्या बोला, वेयर y नॉट इक्वल्स टू 2 एंड h इक्वल्स टू 0.1, तो y नॉट 0, y नॉट 2, h हमें इंटरवल दे दिया 0.1। ठीक है, और फंक्शन हमें ये गिवन है। अब y01 पे क्या हो रहा है, y x नॉट प्लस h इक्वल्स टू y1, है ना। उतनी देर से यूलर्स मेथड और पिकार्ड्स मेथड से हम करते हुए आ रहे कि y01 का हमारे इधर मतलब क्या रहा, कि y01 का हमारा बेसिक मीनिंग क्या है, कि y1 कैसे निकल रहा है हमारा x नॉट में, उसको ऐड करके निकल रहा है भैया। अब k1 की वैल्यू निकालो पहले, k1 क्या है, h डेरिवेटिव, वो जो तुम्हारा फंक्शन दे रखा है, तो 0.1 2 -1, तो ये आ गया 0.2। ऐसी k2 निकालो, k2 की जब तुम वैल्यू निकालोगे फॉर्मूले से तो ये आएगी, k3 की वैल्यू निकालो तो k3 की वैल्यू ये आएगी, फिर k4 की निकालो। ऐसे करके जब तुम वैल्यूज निकालोगे चारों की, फिर उसको बेसिक k की वैल्यू निकालो यूजिंग k का फॉर्मूला, तो वो आएगी तुम्हारी 0.205। अब इसको जब तुम y01 पे पुट करोगे y नॉट के साथ, तो तुम्हारे y1 की वैल्यू आएगी 2.205। ठीक है, अब टू फाइंड, नाउ द क्वेश्चन इज टू फाइंड फॉर y02 0.2। अब सेम मेथड तुम्हें वापस से दोहराना है, k1 की वैल्यू निकालो, k2 की वैल्यू निकालो, k3 की वैल्यू निकालो, k4 की, फिर k की वैल्यू निकालो, फिर उसको तुम इक्वेशन में पुट करो तो तुम्हारी फाइनल आंसर आएगा। जानते हो ये मेथड बहुत लंबा है, बट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस मेथड, तुम्हें इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसके बिना इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं वापस बता देता हूँ एक बार इस मेथड में तुमने करना क्या है, तुम्हें सब कुछ गिवन होगा, तुम्हें बस k1 k2 k3 k4 निकालना है और उसको k की वैल्यू में पुट करना है। अब k1 कैसे निकलेगा, k1 निकलेगा तुम्हारा h और f x नॉट y1 से,
जो तुम्हें बेस कंडीशन में गिवन है। अब वो है क्या, x, इधर टू क्यों आया भैया, क्योंकि y नॉट टू था और x नॉट क्या था, जीरो, तो इसलिए 0.2 आया। अगले क्वेश्चन में y नॉट और x नॉट को यूज करने के साथ साथ k1 भी यूज करे, तो तुम k1 के निकाले बिना k2 नहीं निकाल सकते, k3 नहीं निकाल सकते अगर तुम्हें k2 नहीं पता। सो ये चारों यूनिट आपस में डिपेंडेंट है, तो तुमने अगर एक भी गलत निकाली पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए यूनिट 4 में ध्यान रखना कि तुम कौन सी यूनिट कहाँ पे यूज कर रहे हो। तो अगर मैं यूनिट 4 की बात करूं, एक ये रंगे कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, सेकंड का फॉर्मूला देख लेना, सेकंड का बस फॉर्मूला अलग है, मेथड सेम है। रंगे कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, पिकार्ड्स मेथड और यूलर्स करेक्टेड फॉर्मूला, ये तीनों से ही मेन सवाल आते हैं। ये तीनों अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तो तुम्हारी यूनिट 4 भी कवर हो जाएगी। सो पूरी सीएम में अगर मैं बात करूं तो यूनिट 3 और 4 में, यूनिट 3 में बस तुम्हें मैट्रिक्स में ऑपरेशंस लगाने आने चाहिए, और यूनिट 4 में बस डिफरेंशिएशन में वैल्यूज अच्छे से पुट करनी आनी चाहिए, तो तुम्हारा वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसी के साथ तुम्हारी दोनों यूनिट 1 और यूनिट 3 और यूनिट 4 सीएम की कंप्लीट होती है। थैंक यू।